हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन फ्रॉम इकोलॉजी। इसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक स्टार्ट किया है। इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी would visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, हर जगह अलग 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 स्पीशीज है, तो वो ही एलियन को कंफ्यूज कर देंगी. इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. देखो ऑलरेडी इतनी स्पीशीज हमें पता है, उनका ही नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई वाली है. तो जो रियल नंबर ऑफ स्पीशीज होगा वो तो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है. और ओशन को भी अभी तक हमने इतना ज्यादा लेवल पे एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमें बहुत ज्यादा नई 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 एक्वाटिक स्पीशीज मिलने के भी चांसेस है. द मोर कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन, देखो, 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स. सिर्फ चींटियों की 20,000 स्पीशीज है. 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स. तो इनकी ही अभी तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है, इनकी एक एक इसकी इतनी ज्यादा स्पीशीज है. इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखो ऐसा नहीं है कि वेस्ट है बायोडाइवर्सिटी, एक इसकी इतनी ज्यादा स्पीशीज रहना, इट्स नॉट वेस्ट. हर एक स्पीशीज का एक रोल होता है, तो एवरी स्पीशीज इज इम्पॉर्टेंट. बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस भी समझाया है इस लेसन में, एंड वाले पार्ट में. वाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज? डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? क्या ये थी पहले से ही स्टार्टिंग से? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर? ये इंपॉर्टेंट कैसे है, किस वे से? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? अगर डाइवर्सिटी कम होती तो क्या फंक्शन अलग करता हमारा पूरा बायोस्फीयर? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? ह्यूमंस का क्या बेनिफिट है? तो लास्ट में अल्टीमेटली हमें यही जानना है. सो ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा बिल्डअप बनाने के लिए थे. वॉट इज बायोडाइवर्सिटी? इस वर्ड का मीनिंग ये है कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी, लाइफ की डाइवर्सिटी, कितनी अलग अलग टाइप ऑफ लाइफ है. आप, मैं, हम भी एक लाइफ है, और एक जो बैक्टीरिया है वो भी एक लाइफ है, एक प्लांट वो भी एक लाइफ है. तो इतनी अलग अलग टाइप ऑफ लाइफ है. In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at species level but all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomes. तो लिटरली मैक्रोमोलिक्यूल से लेके तो इतना बड़े बायोम तक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. अभी ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टर्म किसने ये कराया, तो एडवर्ड विल्सन, इसका नाम याद रखना. टू डिस्क्राइब कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. देखो 3 लेवल पे हम डाइवर्सिटी देखते हैं. ये भी एक क्वेश्चन था, कितनी लेवल पे और कौन से लेवल पे हम डाइवर्सिटी देखते हैं. फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये 3 लेवल पे हम डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करेंगे. A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. तो देखो कहाँ पे वो स्पीशीज मिलती है उसके हिसाब से मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है. ह्यूमंस में भी अलग 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 टाइप के ह्यूमंस होते हैं, बिकॉज वो कहाँ पे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बोला है. और देखो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल दिया है, रॉ वॉल्फ या वॉमिटोरिया का. तो ये जो अलग अलग हिमालय रेंजेस में मिलती है, वहां से हमें ये रेजरपाइन केमिकल मिलता है इस प्लांट से, तो उसकी पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है. और कोई भी आप स्पीशीज ले लो, कोई फ्रूट ले लो या फिर कोई एनिमल ले लो, अलग अलग एरिया में उस एनिमल की भी जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी. ओके, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस. मतलब राइस एक ही स्पीशीज में इतने सारे अलग अलग स्ट्रेन्स है, 50,000, और 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो. और ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, बाहर तो फिर और ही अलग सीन है. द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स. अभी
ये सीधा PYQ है। द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, स्पीशीज के लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, और ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा के पूरा स्टेटमेंट, तो ये याद रखना है। देन at the ecosystem level, India, for instance, with its deserts, rainforests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows, has greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. तो इंडिया में ज्यादा डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स हमें इंडिया में देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट, it has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. इतनी डाइवर्सिटी आने के लिए हमें millions of years लगे हैं। स्टार्टिंग में क्या इतनी सारी लाइफ नहीं थी, लाइफ बहुत ज़्यादा बेसिक से फॉर्म हुई है, और आज हमारे जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है और बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, we could lose all that wealth in less than 2 centuries if present rate of species losses continue. हम ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से इतना ज़्यादा स्पीशीज लॉस हो रहा है, तो अगर ये स्पीशीज लॉस कंटिन्यू रहा, इतनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, तो वो एक्सटिंक्शन को अगर हमने नहीं रोका, तो ये जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग टाइप की स्पीशीज है, वो हम लूज कर देंगे इन लेस देन 2 centuries। 200 साल में ही हम सब कुछ लूज कर सकते हैं अगर हमने अभी ये कंटिन्यू रखा। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न as more and more people around the world begin to realize critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. अभी humans को understand भी हो चुका है कि ये biodiversity बहुत ज़्यादा important है, और अगर हमने बहुत ज़्यादा disturbance create किया environment में, वो human species को भी harm करेगा बहुत सारे वेज में, हमारे भी सर्वाइवल पे बात आ सकती है। तो इसलिए अभी अंडरस्टैंड हो चुका है, तो बहुत सारी कंट्रीज साथ में मिलके स्टेप्स ले रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, और थोड़ा सा नेचर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन करंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। सबसे पहली बात, मोर देन 70% एनिमल्स हैं, while plants including algae, fungi, bryophyta, gymnosperm and angiosperm comprise no more than 22% of total. तो 22% से ज्यादा है ही नहीं। Among animals, insects are most species rich taxonomic group. इंसेक्ट सबसे ज्यादा ज्यादा स्पीशीज है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। 70% तो इंसेक्ट्स ही है उसमें। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। तो इतना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस लिख के दिया है कि 10 एनिमल्स में से 7 तो कीड़े मकोड़े ही है। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस enormous diversification of insects? The number of fungi species in the world is more than combined total species of fishes, amphibian, reptiles and mammals. अभी ये देखो, जो फंजाई है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, ये सारा मिला के भी फंजाई तक हम मीट नहीं कर पा रहे। बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीशीज नंबर ऑफ मेजर टैग्स। देखो अभी ये जो यहाँ पे चार्ट्स है, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आपको कोई भी ब्लैंक दे देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इंसेक्ट्स है, ये मॉलिस्क, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप, ये है इनवर्टिब्रेट्स में। ओके, वर्टिब्रेट्स में हाफ फिशेस, अराउंड ऑलमोस्ट मोर देन हाफ लग रहा है वो, देन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, और फिर ये प्लांट्स, मॉसेस, फर्न्स, एनालाइज, फंजाई, एल्गे, लाइकन्स एंड एंजियोस्पर्म्स। It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. तो इन सारे एस्टिमेट्स ने प्रोकैरियोट्स के लिए कोई नंबर नहीं दिया है, राइट? बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज माइट बी देयर। तो हमें नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कितनी है, बैक्टीरियाज कितने हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। उसको नहीं हम लैबोरेटरी की कंडीशन में उगा सकते हैं। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पीशीज ऑफ दिस ग्रुप,
देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। अगर हम इनको भी इन कंसिडरेशन लेना स्टार्ट करें तो सिर्फ इनका ही नंबर मिलियंस में रन कर जाएगा, तो बाकी की स्पीशीज तो गई अलग। Although India has only 2.4% of world's land area, it shares the global species diversity। देखो ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से, इसमें बस नंबर्स दे रखे हैं, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। बस नंबर्स दे रखे हैं स्पीशीज के। ओके, नेक्स्ट है देखो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कैसे वे में बायोडाइवर्सिटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, मतलब अर्थ के जो हमारे रीजन्स होते हैं अर्थ के, पोल एंड इक्वेटर। तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी कैसे वैरी करती है। स्पीशीज की हर जगह सेम डाइवर्सिटी नहीं होती है अर्थ पे, लाइक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution। तो वो uneven distribution है, मैंने वही बोला आपको। For many group of animals or plants, there are interesting patterns in diversity। और ये भी उसमें का एक पैटर्न है latitudinal gradient, मतलब अर्थ के पोल और इक्वेटर पे कैसे डिवाइडेड है देखो। The most well known being latitudinal gradient। In general, species diversity decreases as we move away from equator towards pole। देखो इक्वेटर है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं तो पोल की तरफ कम स्पीशीज होती है, इक्वेटर की तरफ ज्यादा स्पीशीज होती है। ओके, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हर्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलार एरियाज। मतलब टेम्परेट और पोलार छोड़ के ये जो इक्वेटर से साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ ज्यादा स्पीशीज शो करेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। अभी देखो कैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती है। कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ओके, 1400 स्पीशीज है कोलंबिया का जो इक्वेटर के पास है, राइट। वाइल न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, हम 41 डिग्री नॉर्थ गए तो 105 स्पीशीज हो जाती है प्लांट्स, सॉरी बर्ड्स की, सिर्फ 105 स्पीशीज। ओके, 1400 से 105। और ग्रीनलैंड गए अगर 71 डिग्री नॉर्थ और ज्यादा तो 56 ही स्पीशीज हो जाती है बर्ड्स की। इंडिया, अभी देखो इंडिया कहाँ पे लाई करता है। इंडिया मच विथ ऑफ इट्स लैंड इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो इंडिया में तो भी 1200 है, तो ये इतना ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा है कोलंबिया, देन इंडिया, देन न्यूयॉर्क एंड देन ग्रीनलैंड। A forest in tropical region like Ecuador has made up 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region like Midwest of USA। तो यहाँ पे ये बोला है कि इक्वेटर के पास वाले फॉरेस्ट में सेम एरिया है इधर और लाइक पोल्स के पास वाले, बट स्टिल यहाँ पे 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। तो इक्वेटर के पास हमें ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने मिलती है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अभी ये नंबर्स भी याद रखने हैं, 40,000 प्लांट्स, 3,000 फिशेज, 1,300 बर्ड्स, 427 mammals or amphibians, 378 reptiles, more than 1,25,000 invertebrates। तो इतनी यहाँ पे species diversity है। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। मतलब साइंटिस्ट का एस्टिमेट क्या है कि 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज अभी तक डिस्कवर होना बाकी है सिर्फ इस फॉरेस्ट में। ये बहुत ज्यादा हो गया है। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? ट्रॉपिक्स में क्या ऐसा स्पेशल है जो वहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? इसके देखो 3 रीजंस है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव proposed various hypotheses। Some important ones देखो, some important ones are, देखो सबसे पहला, speciation is generally function of time unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in past। ट्रॉपिक्स में ना एक कॉन्स्टेंटनेस मेंटेन रहती है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, बार बार चेंज नहीं होता है एनवायरमेंट वहां का पूरा। यहाँ पे देखो स्पेसिएशन इज
जनरली फंक्शन ऑफ टाइम। जो ज्यादा टाइम तक, अभी ज्यादा टाइम तक जो सस्टेन कर रहा है वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी होंगी, राइट। टेम्परेट रीजन्स में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं, तो मतलब वहां पे स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती रहती है बार बार, और पास में भी बहुत बार हुई है, इसलिए वहां पे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं देखने मिलती। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस had a long evolutionary time for species diversification। उनके पास उनको ज्यादा टाइम मिल गया डाइवर्सिफाई होने में। फिर बी है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। लेस सीजनल है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। वो कांस्टेंट रहते हैं, वहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं आते और वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। सच कांस्टेंट एनवायरमेंट्स प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो वहां पे नीश स्पेशलाइजेशन हो जाता है, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ बट हाँ होता है। नीश स्पेशलाइजेशन मतलब कोई भी एक नीश में वो स्पेशलाइज कर जाती है स्पीशीज कि मेरा ये वाला काम है, मेरा ये रोल है इस इकोसिस्टम में एंड ऑल। तो इसलिए नीश स्पेशलाइजेशन होता है और ये स्टेबिलिटी भी ऐड करते हैं। लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो सब एक साथ हैप्पीली सस्टेन एंड सर्वाइव कर पाते हैं। There is more solar energy available in tropics which contributes to higher productivity। tropics में ज्यादा solar energy है इसलिए ज्यादा productivity है, और ज्यादा productivity है तो ज्यादा diversity है। नेक्स्ट है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट में, और इस पे 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था। तो यही चीज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। और जैसे हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स देखा स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए, सेम चीज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी है। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increasing explored area। तो जैसे जैसे हम ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट। आप एक्सप्लोर कर रहे हो ज्यादा एरिया तो आपको ज्यादा स्पीशीज मिल रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप और भी एरिया को लाइक बढ़ाओगे और स्पीशीज नहीं मिलेगी, एक लिमिट तक ही। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा रेंजेस फ्रॉम प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो ग्राफ का भी दिया है आपको, ये देखो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दे रखी है। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ओके। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखो, सपोज आपने इतना एरिया एक्सप्लोर किया है, ओके, ये एरिया वाले पॉइंट पे आप इधर इतना एरिया एक्सप्लोर किया है तो आपको इतनी स्पीशीज मिल रही है। तो ये ऐसे स्पीशीज रिचनेस और एरिया का ग्राफ है जो लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन है, ओके। देन स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। इक्वेशन देखो log s log c प्लस z log a, ये इक्वेशन दे रखा है जिसमें वैल्यूज क्या है, s है स्पीशीज रिचनेस है, a एरिया है, s स्पीशीज रिचनेस, a एरिया, z है स्लोप और c है y इंटरसेप्ट, ओके। नेक्स्ट देखो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ z मतलब स्लोप का वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करता है रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप or region, whether it is plants in Britain, birds in California or mollusk in New York State, the slopes of regression line are amazingly similar। तो वो similar होते हैं। But if you analyze species area relationships among very large areas like entire continents, अगर आप छोटे छोटे एरिया को कंसिडरेशन में लेंगे तो आपको स्लोप लाइक ऑलमोस्ट कांस्टेंट वो सेम ही दिखेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एरिया को आप कंसिडरेशन में लेंगे जैसे कॉन्टिनेंट्स, यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर, ज्यादा स्टीप देखने मिलेगा। z वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगिवरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। तो ये हमको ये वाला स्लोप देखने मिला। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। This is a question for which ecologists have not been able to give definite answer. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. तो ये ऐसा माना गया है। What exactly is stability for biological community? Stability का like definition क्या है?
A stable community should not show too much variation in productivity. Year to year productivity बदलनी नहीं चाहिए. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances. तो disturbances आएंगी, लेकिन उनको एक तो रिजाइलेंट होना चाहिए या फिर रेसिस्टेंट होना चाहिए. मतलब एक तो प्रिवेंट कर दो या फिर अगर लॉसेस जो हो गए हैं उनको अच्छे से रिकवर कर लो फिर से. नेचुरल और मैन मेड, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एलियन स्पीशीज रहने आ रही है और आप उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे हो तो उससे भी आप रेजिस्टेंट होने चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. Okay. He also showed that his experiments increased diversity contributed higher productivity. तो लाइक जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ऐसे इसके एक्सपेरिमेंट्स बोल रहे थे. Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem. हमें लाइक अंडरस्टैंड नहीं होता है कि कैसे ज्यादा स्पीशीज रहना कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो करता है. We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for very survival of human race on this planet. तो इट्स नॉट लाइक वो इन्वायरमेंट के लिए ही अच्छा है, वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही बोला था कि ह्यूमन भी सरवाइव नहीं कर सकते अगर हम ऐसे ही लाइक डिस्ट्रक्शन करते रहे तो. एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस, मतलब इन्होंने ऐसे बता दिया है कि वार्निंग वाली टाइम आ चुकी है, एक लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है. अगले 200 ईयर्स में अगर अभी जैसा एक्सटेंशन चालू है ऐसा ही एक्सटेंशन चालू रहा तो वी विल लूज हाफ, आधी स्पीशीज हम लूज कर चुके होंगे. सो दैट्स अ ह्यूज डील. One might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? हमें क्यों मैटर करता है कि अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो क्यों वो मैटर करती है? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? अगर कोई ट्री फ्रॉग की स्पीशीज खत्म हो गई तो क्या प्रॉब्लम आएंगी वेस्टर्न घाट में? हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड? कैसे अफेक्ट हो रही है? से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ. तो इन्होंने लाइक बहुत नैरो करके क्वेश्चन पूछे हैं कि क्यों, बट इसका आंसर भी यही देंगे अभी. देखो, देर इन्होंने खुद ही बोल दिया, देर इज नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नाइव क्वेश्चंस. नाइव क्वेश्चंस का हमारे पास कोई आंसर नहीं है, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी. ये अभी बहुत ज्यादा फेमस एनालॉजी है, ये पॉल अर्लिश ने दी थी, एंड इस पे क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखना कि इसको बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. ये दी थी पॉल अर्लिश ने. देखो, एक एयरप्लेन है तो उसमें बहुत सारे रिवेट्स होते हैं, मतलब नट्स काइंड ऑफ थिंग, आप समझ लो. पूरे एयरप्लेन में अब पैसेंजर्स आ रहे हैं और हर एक पैसेंजर एक एक नट निकाल के लेके जा रहा है, राइट? निकाल दिया ऐसे तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो फर्क पड़ेगा ना. और दूसरी बात, सपोज विंग्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां के नट्स निकाले, वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, तो वहां के नट्स निकाले तो पूरा प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? और एक पॉइंट के बाद पूरा प्लेन डिस्टर्ब ही होगा, वो हर एक पॉइंट पे वीक होता जा रहा है. तो ऐसे हर एक नट इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो वो ही इन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि सेफ्टी इश्यूज आ जाएंगे एंड ऑल अगर थोड़े से भी रिवेट्स नहीं रहे तो. देन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अभी यहाँ पे सारा वो वाला चीज दे रखा है, ये आपको खुद ही रीड करना है बस. बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, लेकिन ये थोड़े से यहाँ पे एक्सटिंक्शंस दे रखे हैं, कंट्री के हिसाब से दे रखे हैं. तो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कौन से कंट्री की स्पीशीज थी. तो रिसेंट एक्सटिंक्शन है ये. डोडो मॉरिशियस से था ये, क्वग्गा अफ्रीका, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकाउ रशिया. 3 सब स्पीशीज. अभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ये क्या है? बाली, जावा, कैस्पियन सब स्पीशीज ऑफ टाइगर है. ओके. द लास्ट 20 years अलोन हैव विटनेस्ड डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज. तो इतना ज्यादा एक्सटेंशन चल रहा है. ये आप खुद रीड करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज दे रखी है, समझने जैसा कुछ नहीं है. देखो, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू एक क्या होगा? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन,
सेकंड दूंगा लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस, मतलब डिस्टर्बेंसेस सच एज ड्रॉट, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycles. ओके तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होगी. अभी देखो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन में. अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाले पार्ट से ही आए. तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं इविल क्वार्टेट. मतलब चार ऐसे रीजंस है, चार ऐसे कॉजेस है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, तो इसलिए इविल क्वार्टेट. नंबर 1 है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मतलब देखो हैबिटेट स्पीशीज बहुत सारी एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं, तो हम उनका हैबिटेट ही डिस्टर्ब कर दे रहे हैं. हमको वहां पे कुछ बनाना है, मॉल बनाना है, रोड बनाना है, पता नहीं क्या क्या बनाना है, तो उस रीजन से हम उनका हैबिटेट डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो हैबिटेट लॉस. और फ्रेगमेंटेशन भी सेम चीज है कि सपोज एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं, लेकिन हमने उस एरिया को, ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटी की वजह से उस एरिया को डिवाइड कर दिया. हमने हमारे रोड्स बना दिए, मे बी हमें जो भी करना है हम तो करते ही है, तो राइट, तो उस वजह से हमने फ्रेगमेंटेशन कर दिया. एक बड़े एरिया में जब सब स्पीशीज रह रही थी, उसको हमने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और एक दूसरे से कनेक्शन लाइक तोड़ दिया उस एरिया का. तो अगर वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा तो भी इससे बायोडाइवर्सिटी कम होती है, स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाती. तो ये एक मेन रीजन है. या आप रीड कर लेना, यहाँ पे वही दे रखा है जो मैंने बोला है. देन सेकेंड रीजन है, और ये बहुत ज्यादा मेन रीजन है. ओके ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. देन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. नेचर के पास हमारी नीड के लिए सब कुछ है, ह्यूमंस के नीड के लिए और हर एक स्पीशीज के नीड के लिए नेचर के पास इनफ चीजें हैं. लेकिन यहाँ पे वही बोला है, गांधी जी ने बोला था कि ग्रीड के लिए नहीं है. हमको हमारी नीड पूर्ति चीजें नेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हम चीजों को ओवरली एक्सप्लॉइट करते हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमली फिशिंग करना, बहुत ज्यादा फिशिंग करना, तो वो भी एक वे से बायोडाइवर्सिटी कम करता है. और हम ये जो चीजें करते हैं ह्यूमंस, तो ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं नेचर के रिसोर्सेस को, राइट. तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट काटना, ओवरली हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जितनी हमें नीड नहीं है. तो इस रीजन से भी स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती है. इसके एग्जांपल्स याद रखना, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन. नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज इन्वेजन. मतलब मैंने बताया आपको पहले कि कोई और स्पीशीज का उस एरिया में आके रहना जहाँ पे ऑलरेडी मतलब स्पीशीज रह रही थी, तो उस एलियन स्पीशीज की वजह से बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाना, एलियन स्पीशीज की वजह से कोई और स्पीशीज को हार्म होना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. तो इस रीजन से भी बायोडाइवर्सिटी कम होती है. जैसे एक ये जो एग्जाम्पल्स है इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. कैरेट ग्रास बोलते हैं हम जिसको, गाजर गवत, तो पार्थेनियम, फिर लैंटेना, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया. वाटर हाइसिंथ ने भी बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है. तो लाइक ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, और ये एलियन स्पीशीज है जिन्होंने बहुत तंग किया है हमें. और लास्ट रीजन है को एक्सटिंक्शन. मतलब एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की वजह से दूसरी स्पीशीज का भी एक्सटिंक्ट हो जाना. अभी ये कैसे वर्क करता है देखो, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जो एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है, 100% वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सरवाइव करने के लिए. ओके मतलब उनकी बेसिक सर्वाइवल ही पूरा नहीं हो रहा है दूसरी स्पीशीज के बिना. जैसे पॉलिनेशन, अगर कोई प्लांट्स के पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है, जो पॉलिनेट करने वाली स्पीशीज है वो ही एक्सटिंक्ट हो गई, तो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा. और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेंगी. ऐसे फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे एक वो फिग वाला एग्जाम्पल था कि वो मॉथ अपने अंडे वो फिग में देता है, फिग प्लांट में, तो वो एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है. तो वो को एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनका को एक्सटिंक्शन हो जाता है ये को एग्जिस्ट करने के नाद में, क्योंकि एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी भी हो जाती है. लास्ट देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये लेसन का लास्ट पार्ट है. हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है, क्यों करनी है, इसके 3 रीजंस है. आपको तीनों रीजंस पता होने चाहिए. नंबर 1 है नैरोली यूटिलिटेरियन, नंबर 2 है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एंड नंबर 3 है एथिकल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी समझ ह्यूमंस को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं. द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. Humans derive countless direct economic benefits from nature. Food, cereals, pulses, fruits, firewood, fiber.
हम कितनी सारी चीजें नेचर से लेते हैं, और अगर एक पॉइंट पे हम जो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये क्यूम्युलेटिव बहुत ज्यादा है देखा जाए तो ये डिस्ट्रक्शन आगे जाके हमारी ही नीड्स पूरी नहीं करेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ग्रीड छोड़ दो, नीड भी पूरी नहीं हो रही है ह्यूमंस की, तो हम नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। Industrial products, tannins, lubricants, dye, resins, perfumes and products for medicinal importance. हमें सब कुछ ही लगता है। More than 25% of drugs currently sold in market worldwide are derived from plants. 25% से ज़्यादा drugs plants के ही है, and 25,000 species of plants contribute to traditional medicines used by native people around the world. तो प्लांट्स मेडिसिन में भी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर इसमें भी हम अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। अभी तक तो हमने सब कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया है, तो उसके पहले ही अगर वो चीजें एक्सटिंक्ट हो गई तो हमें कब देखने मिलेगी, या फिर हमें कुछ तो भी हम अच्छा खासा वैल्यूएबल लूज कर देंगे। With increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic importance, nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. जो भी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, उनका एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो उनका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जिसके पास इसकी वेल्थ रहेगी उनके पास बहुत सारा खजाना काइंड ऑफ है। बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर इज अ ट्रेजर, वो है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों के आंसर्स मिल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। हमने अभी तक चीज़ें एक्सप्लोर ही कहाँ की है उस लेवल पे। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन क्या है, पहले हमने नैरो वाला देखा, अभी ब्रॉड वाला रीजन क्या है। Argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provide. हमने लास्ट वाले लेसन में देखा था कि नेचर हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पे प्राइस टैग्स लगाए थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने एंड ऑल। तो ये यहाँ पे भी वही बोला है कि जो नेचर की खुद की प्रोसेसेस है वो करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी लगती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पॉलिनेशन पॉलिनेशन हम ह्यूमंस जाके नहीं करते, इंसेक्ट्स है उसके लिए भी, तो इंसेक्ट्स भी काम के हैं, प्लांट भी काम का है, राइट। द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दे रहा है। तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन एंड ऑल। तो इसलिए जो नेचर की सर्विसेज है वो ही कंप्लीट नहीं होंगी अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है हमारे पास। तो कैन वी पुट अ इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, कर दी रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितना कॉस्ट करता है, उन्होंने वही देखने बोला है हमें, तो इतना ज्यादा, और नेचर हमें फ्री में ये चीजें देता है। पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव फ्रूट्स और सीड्स इज अनदर डिवाइस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स। तो इकोसिस्टम ने ही पॉलिनेशन वाली चीज बनाई है, राइट। तो वो उनकी ही प्रोसेस है, और अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रही तो वो बेसिक प्रोसेसेस भी कंप्लीट नहीं होंगी। बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, what will be the cost of accomplishing pollination without help of natural pollinators? हमें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, राइट। नेचुरल पॉलिनेटर्स कर लेते हैं अपना अपना काम, लेकिन अगर नहीं रहे वो तो फिर प्लांट्स पॉलिनेट ही नहीं होंगे और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर, द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम और वेकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग इन मॉर्निंग। ये सारी चीजें प्राइसलेस है, राइट। ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है। बहुत वियर्ड टाइप के एंड अमेजिंग टाइप के क्रिएचर्स है जो अभी तक आधे मतलब डिस्कवर हो चुके हैं, आधे येट टू बी डिस्कवर्ड है, लेकिन वही तो हम वी कांट पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, द एथिकल आर्ग्यूमेंट। अभी ये लास्ट वाला पार्ट है कि एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है इसके पीछे। फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू
What we owe to millions of plants, animals, microbe species with whom we share this planet. ये हमारा सिर्फ ह्यूमंस का खुद का अकेले का प्लानट नहीं है, यहाँ पे सारी स्पीशीज के साथ हम रहते हैं, तो उनका भी उतना ही राइट है सारी चीजों पे जितना ह्यूमंस का है, तो हम ऐसे सारी चीजें डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may or not may be of current or any economic value to us. तो अगर कोई चीज ह्यूमंस के काम नहीं आ रही है, कोई स्पीशीज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के भी काम नहीं आ रही है और वो नेचर में कुछ रोल प्ले नहीं कर रही है. वो ह्यूमंस के काम नहीं आती है तो वो फालतू नहीं है, नेचर के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, राइट. वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग, ये हमारी ड्यूटी है, एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशंस. ये सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए ये प्लैनेट नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए ये प्लैनेट नहीं है, ये हमारे बाप का प्लैनेट नहीं है, ये सबका प्लैनेट है. यहाँ पे सारी स्पीशीज एक साथ रहती है, सबका राइट है और सबका राइट टू रिसोर्सेस है. सारे प्लांट्स, ये सारी चीजें हमारी अकेले की नहीं है, और आगे वाली जनरेशन को भी हमें एक अच्छा प्लैनेट पास करना है, राइट. पूरा डिस्ट्रॉय करके पास करेंगे तो क्या वो कैसे सरवाइव करेंगी, तो ह्यूमंस भी एक पॉइंट पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. मैंने एक यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, तो उसमें एक डायनासोर आके बोल रहा है ह्यूमंस को, एक समझा रहा है कि डायनासोर्स मतलब उनका एक्सटिंक्शन तो एस्टेरॉइड की वजह से हुआ, लेकिन ह्यूमंस खुद का एक्सटिंक्शन कर रहे हैं अनकॉन्शियसली. वो ऐसी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक दिन, तो हमें वो नहीं करना चाहिए. और ये 3 रीजंस थे, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल रीजन. और आपको एथिकल सबसे ज्यादा याद रखना है. ओके, ये चैप्टर तो हो गया है, नहीं इसका लास्ट पार्ट बचा है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. अभी कंजर्व कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट समझ गया कि भाई करनी तो है, कैसे करनी है. 3 अप्रोचेस होते हैं इसको, सॉरी 2 अप्रोचेस होते हैं, एक तो इन सीटू नहीं तो एक्स सीटू. इन सीटू मतलब जहां पे वो एनिमल्स या फिर स्पीशीज रह रही है उनको वहीं पे कंजर्व कर लो. एक्स सीटू मतलब उनको कहीं और ले जाके रखो, एक बेटर प्लेस दो, उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व नहीं करना, वो एक्स सीटू है. यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं. एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. तो ये स्पीशीज बस वही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसको एंडेमिज्म बोलते हैं. फिर यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, मतलब रीड करके समझ जाएगा, कुछ जैसे रॉकेट साइंस नहीं दे रखी है. एक और चीज है सेक्रेड ग्रुप्स. तो ये क्या होती है, मेन चीज सेक्रेड ग्रुप्स की जो एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन आएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ समझ लो और इतना लाइक लर्न कर लो, इतना आपको कहाँ सेक्रेड ग्रुप्स मिलती है वो पता होना चाहिए. देन है XC2 कंजर्वेशन दे रखा है यहाँ पे. इसमें क्या क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये सब XC2 कंजर्वेशन है. मतलब हम एक आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज को वहां पे लाके रखने के लिए. ये आप रीड करना और सारी समझने जैसी चीजें हैं, डायरेक्ट दे रखी है यहाँ पे. बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस. तो यहाँ पे एक क्लियर बात बोल दी है कि जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली जो होल चीज है, ये कोई नेशन की नहीं है, ये कोई कंट्री या फिर कोई भी बाउंड्रीज की नहीं है, ये एज अ होल ह्यूमंस की चीज है. हम पूरे अर्थ पे रहते हैं, तो ये हमारा एज अ टीम काम है कि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव करें. द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, ये कन्वेंशन था हेल्ड इन रियो डी जैनेरियो इन 1992 में हुआ था ये. कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कैसे कंजर्व करना है, तो सब लाइक बहुत सारे नेशंस इसमें जुड़े थे. एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, हमें कैसे कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को. इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट, ये बाद में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका, 2002 में हुआ था. ओके, 190 कंट्रीज प्लेज्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 तक हमें क्या अचीव करना है, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स. तो ये तीनों लेवल पे हमें बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, उसका जो रेट है वो कम करना है. 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया था कि भाई सब कलेक्टिवली मिलके काम करेंगे, बिकॉज ये हमारा प्लैनेट है.
ओके, तो ये लेसन में यही चीजें दे रखी है। दैट्स इट। मैंने आपको बताया कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक बार ध्यान से याद रख लेना। एंड थैंक यू। बाय बाय।